हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? हम आपके लिए लेकर आ गए रसायन विज्ञान का बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, उनके अनुप्रयोग तथा उनकी सीमाएं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इनको समझने से पहले हम वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, इनको समझते हैं। क्या होते हैं वाष्पशील पदार्थ? ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप या गर्म करने पर ये वाष्प की अवस्था में बदल जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? जो सामान्य ताप पर या उनको गर्म करने पर ये वाष्प की अवस्था में नहीं बदल पाते हैं, तो ऐसे पदार्थ अवाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या होते हैं? हेनरी के नियम को समझने से पहले आपको दो पदार्थ याद रखने हैं। हेनरी का नियम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ, सब्सटेंसेस। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं वोलाटाइल, वोलाटाइल सॉल्यूशन, वोलाटाइल सब्सटेंसेस। ये पदार्थ क्या होते हैं? जो सामान्य ताप पर या गर्म करने पर वाष्प की अवस्था में बदल जाते हैं। क्या लिखोगे? वे पदार्थ जो सामान्य ताप, सामान्य तापमान या गर्म करने पर, गर्म करने पर ये वाष्प में बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन से वाष्पशील पदार्थ होते हैं? जैसे जल है, पेट्रोल है, अल्कोहल हो गया, पारा हो गया। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे जल, अल्कोहल, अल्कोहल, पारा हो जाएगा, इत्र हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएंगे आदि। इनको गर्म करोगे तो ये वाष्प की अवस्था में बदल जाएगा, वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? अवाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? वे पदार्थ, वे पदार्थ जो सामान्य तापमान या गर्म करने पर, गर्म करने पर वाष्प की अवस्था में नहीं बदल पाते हैं, वाष्प में नहीं बदल पाते हैं।
तो ऐसे पदार्थ अवाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे नमक, चीनी, तेल, कौन कौन से हो जाएंगे एग्जाम्पल? जैसे नमक, चीनी, तेल हो गया। नमक, चीनी, तेल और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, ETC। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे तेल हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया। इसको जब आप गर्म करोगे सामान्य ताप पर तो वो वाष्प में नहीं बदल पाएंगे, याद रखिएगा। तो वाष्पशील क्या होते हैं? जिनको गर्म करने पर वाष्प की अवस्था में बदल जाते हैं। अवाष्पशील क्या होते हैं? जिनको गर्म करने पर वाष्प की अवस्था में नहीं बदल पाते हैं। तो अब इसके बाद हम समझने वाले हैं साम्य अवस्था क्या होती है। अगर जैसे मान लीजिए एक बंद पात्र है, उसमें हम जल ले लिए और यहाँ पर हम जल ले लिए, यहाँ तक जल ले लिए और इसमें हम भर दिए वाष्पशील पदार्थ को। एक कोई वाष्पशील पदार्थ ले लिए, उसमें हम क्या डाल दिए? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डाल दिए एल्कोहल को, एल्कोहल को। ये वाष्पशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ है। इसको हम जब गर्म करते हैं तो जल के साथ साथ ये भी वाष्प की अवस्था में बदल जाएगा। इसमें हमने अल्कोहल की मात्रा मिला दी वाष्पशील पदार्थ की। अगर इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये अणु जो होते हैं वाष्प की अवस्था में बदलने लगेंगे, जल के अणु भी इसी में होंगे, ये वाष्प की अवस्था में बदलने लगेंगे। जैसे जैसे वाष्प की अवस्था में बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी कंडीशन आती है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ठंडा होकर के जो ये वाष्प में बदली है, ठंडा होकर के धीरे धीरे द्रव में बदलकर ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इस सतह पर दाब डालते हैं। फिर वापस आ जाते हैं, इस सतह पर क्या करते हैं, दाब डाल देते हैं। धीरे धीरे वापस होकर के इस सतह पर टकराए, ठंडा हो गया, इसमें नीचे क्या करते हैं, ये धीरे धीरे इस सतह पर, जल की सतह पर ये धीरे धीरे दाब डालते हैं। धीरे धीरे जब दाब डालते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है, जितनी भाप यहाँ पर बनेगी ठंडी होकर के उतनी ही भाप नीचे आकर के इस सतह पर दाब डालेंगे। जितनी गैस ऊपर उठेगी उतनी गैस ठंडी होकर के नीचे सतह पर क्या डालेगी, दाब। इसी अवस्था को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। इसी अवस्था को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। जितनी भाप बनेगी उतनी ठंडी होकर के उसी सतह पर वापस आकर के उस सतह पर क्या डालेगी, दाब, और इसी अवस्था को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। या हम इसी में ले लेते हैं, जैसे भी कोई गैस हो जाएगी तो ये होती है गैस। क्या होती है, गैस। तो उसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था। अगर हम इसमें वाष्पशील पदार्थ मिलाए हैं तो गर्म करने पर दाब ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये वाष्प दोनों, जल भी है इसमें और एक वाष्पशील पदार्थ है, दोनों पदार्थ की वजह से इस सतह पर दाब ज्यादा होगा। वाष्पशील पदार्थ मिलाने पर दाब की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर हम इसी में वाष्पशील पदार्थ की जगह पर अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, क्या मिला दें बेटा, अवाष्पशील पदार्थ। जैसे हम कोई ले लें नमक, नमक अगर हम मिला रहे हैं तो हमारी जो मात्रा है गैस की वो कम हो जाएगी और सतह पर दाब कम लगाएगी, इसलिए दाब घट जाएगा। अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
वाष्पशील पदार्थ मिलाने पर दाब बढ़ जाएगा, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर दाब हमारा घट जाएगा। इसी पर आधारित कुछ नियम है, जैसे हम यहाँ पर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम। क्या होता है? स्थिर ताप पर क्या होते हैं? घुलित गैस की जो मात्रा होती है, स्थिर ताप पर विलायक में घुलित, विलायक क्या है इसमें? जल। विलायक क्या है इसमें? जल। अब इसमें हम गैस मिला दें अगर, क्या होती है? घुलित गैस की मात्रा विलायक में स्थिर ताप पर विलायक में घुलित गैस की जो मात्रा होती है, साम्य अवस्था पर गैस के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसके समानुपाती होता है। तो हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर विलायक में घुलित गैस की जो मात्रा होती है उसको W से लिखते हैं। ये साम्यावस्था पर लगाए गए गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या लिखोगे? हेनरी का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलायक में घुलित गैस की मात्रा साम्यावस्था क्या होती है आपको हम बता चुके हैं। साम्यावस्था पर गैस के द्वारा या वाष्प के द्वारा गैस के द्वारा लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होते हैं। हेनरी का नियम क्या होता है? किसी स्थिर ताप पर विलायक में घुलित गैस की जो मात्रा है, मात्रा को लिखते हैं हम W से। मात्रा साम्यावस्था पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे अर्थात करके लिख लो, अर्थात जो घुलित गैस की मात्रा है ये अनुक्रमानुपाती किसकी हो जाएगी? दाब के। तो W अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं KH। W बराबर में KH। ये जहां पर आपको याद रखना है, जहां KH बराबर हेनरीज स्थिरांक। मतलब कहने का मतलब है कि अगर गैस की मात्रा विलायक में बढ़ानी है तो दाब जितने अधिक लगाओगे, दाब ज्यादा होने पर घुलित गैस की मात्रा ज्यादा होगी। दाब ज्यादा करोगे तो गैस उतनी ही मात्रा में घुलेगी। जैसे जैसे दाब कम करते जाओगे गैस की मात्रा कम होती जाएगी, घुलने की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो एक नियम ये याद रखना है। एक नियम ये है, विलायक में अगर हम मोलों की संख्या के आधार पर देखें तो नियम क्या होता है? विलायक के मोल प्रभाज या कह दे मोल अंश के आधार पर
मूल अंश के आधार पर क्या होते हैं बेटा इसमें? अगर हम देखें मूल अंश के आधार पर, अगर हम विलायक में वाष्पशील जो विलेय होता है, हम कहें गैस, गैस के जो मूल अंश होते हैं, गैस के द्वारा जो लगाया गया दाब होता है उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। या हम कहें स्थिर ताप पर किसी गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब विलायक में घुलित विलेय के मूल अंश के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मूल अंश क्या होते हैं? पर इसको कैसे लिखोगे? स्थिर ताप पर विलायक में स्थिर ताप पर किसी गैस के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब P विलायक में घुलित गैस के मूल अंश के अनुक्रमानुपाती होती है। विलायक में घुलित गैस के मोल प्रभाज कह दें, मोल प्रभाज या मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे अर्थात करके लिख लो, अर्थात जो P है वो अनुक्रमानुपाती X मोल के हो जाएगा। X मोल अंश के हो जाएगा। P अनुक्रमानुपाती X मोल प्रभाज। अब P अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो क्या हो जाएगा? KH एक कांस्टेंट लग जाएगा। KH एक कांस्टेंट लग जाएगा, जहां KH क्या है? जहां KH बराबर में हेनरी स्थिरांक, जहां KH क्या होता है? हेनरी स्थिरांक होता है। ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है, स्थिर ताप पर विलायक में घुलित गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर गैस के द्वारा लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे विलायक में गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी। विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश के आधार पर याद रखना है, स्थिर ताप पर किसी गैस के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब और उसमें विलायक में घुलित गैस के मोल अंश के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। P बराबर में KH X। ये याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उनके अनुप्रयोग और सीमाएं। नोट कर लो। इसको नोट कर लिए होंगे। आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं अनुप्रयोग। क्या होते हैं? अब देखो,
पहले इनको हम पढ़ लेते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग अनुप्रयोग क्या होते हैं? पहला अनुप्रयोग आपको याद रखना है, क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जलीय जीव जंतु है, वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम जल में तापमान की मात्रा बढ़ाएंगे, ताप बढ़ने पर गैस की जो मात्रा होती है वो घुलती कम है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा अगर हम उसमें देखें तो बहुत ही कम हो जाएगी। ताप बढ़ाओगे, गैस की घुलित मात्रा कम हो जाएगी। तो पहला अनुप्रयोग आपको याद रखना है पहला अनुप्रयोग, जलीय जीव जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि गर्म जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अर्थात ताप ज्यादा होगा तो गैस की मात्रा कम घुलेगी उसमें। ताप ज्यादा करोगे तो गैस की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी उसमें। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए कोई अधिक ऊंचाई पर रहता है, या हम कहते आरोहक जो होते हैं, क्लिम्बर्स, या उसमें अधिक ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग होते हैं, अधिक ऊंचाई पर दाब कम होगा। अगर दाब कम होगा तो घुलित गैस की मात्रा भी उसमें कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर उस पर्सन को थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। अगर ये महसूस हुआ तो उसमें एक बीमारी हो जाती है, इस बीमारी का नाम है एनॉक्सिया। क्या होते हैं? जैसे हम यहाँ पर लिखें, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो आरोहक होते हैं, इसको बोलते हैं क्लिम्बर्स। या वहां पर रहने वाले लोग अधिक ऊंचाई पर दाब कम हो जाता है। दाब क्या हो जाता है? यहाँ पर कम हो जाता है। दाब कम हो जाने के कारण ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण थकान, कमजोरी हो जाती है और एनॉक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। एनॉक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। एनॉक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। एनॉक्सिया
ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा, जिसके कारण उसमें थकान, कमजोरी और ये सब आदि बीमारियां हो जाती, जिसके कारण ये कौन सी बीमारी रहती, एनॉक्सिया नामक बीमारी इसमें उत्पन्न हो जाती है। अब हम अगर देखें, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए कोई शीतल पदार्थ है, शीतल पेय पदार्थ या कोई सोडा वाटर है, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाने के लिए उस बोतल को अच्छी तरीके से अधिक दाब पर सील कर दिया जाता है। जैसे आपने कोको कोला या माउंटेन ड्यू ये सब किया होगा, उसमें जब आप ओपन करते हो तो गैस की मात्रा बाहर निकलती है, अधिक दाब पर प्रेशराइज की जाती है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं जिसको बोलते हैं ठंडा, शीतल पेय और जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर इसमें CO2 की मात्रा बढ़ाने के लिए, CO2 की मात्रा, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को बोतल को अधिक दाब पर सील किया जाता है, अधिक दाब पर सील किया जाता है, अधिक दाब पर सील किया जाता है। अगर नहीं सील करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो घुलेगी ही नहीं, जितने दाब बढ़ाओगे गैस की मात्रा उतनी ही घुलती जाएगी, ये याद रखिएगा। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए हम कोई समुद्र के नीचे हम जा रहे हैं, नीचे स्तर पर अगर हम जाएंगे, ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे दाब कम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कम होती जाएगी। जैसे जैसे नीचे हम समुद्र के नीचे जल के स्तर में नीचे जाते हैं तो उसमें क्या होती है, जो घुलित गैस की मात्रा होती है, दाब बढ़ने पर गैस की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे हम ऊपर आते हैं तो जो हमारे में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, हमारे शरीर में बुलबुले उत्पन्न कर देते हैं। इस बुलबुले के कारण एक गांठ उत्पन्न हो जाती है, इस गांठ को हम बोल देते हैं, एक बीमारी हो जाती है बेंस। कौन सी बीमारी हो जाती है, बेंस हो जाती है। तो समुद्र की गहराई में दाब ज्यादा होगा, क्या लिखोगे इसमें, समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में जाने पर, गहराई में जाने पर दाब क्या हो जाएगा, उच्च होगा। दाब अधिक होगा तो गैस की मात्रा ज्यादा घुलेगी, गैस की विलेयता बढ़ेगी, गैस की विलेयता बढ़ेगी, बढ़ेगी, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर, गोताखोर जब बाहर आते हैं, गोताखोर एक बार अंदर गए फिर उसमें गैस की मात्रा सबसे ज्यादा हो गई, जैसे ही बाहर आएंगे तो उसमें गोताखोर समुद्र से बाहर आने, समुद्र से जैसे बाहर आएंगे, बाहर आएंगे दाब कम होगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण उसमें जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन वो शरीर शरीर में बुलबुले उत्पन्न करते हैं, बुलबुले उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण
गांठ, जिसके कारण गांठ, या हम कह दें इस बीमारी को कह देते हैं बेंट्स। इन गांठ को हम बोल देते हैं बेंट्स नामक बीमारी हो जाती है, बीमारी हो जाती है। इसलिए गोताखोर को हम सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरते हैं। गोताखोर के सिलेंडर में हम कौन सी गैस भरते हैं? हीलियम हो गई, और ऑक्सीजन गैस के साथ हम इसको मिक्सअप करते हैं, ताकि ये जो नाइट्रोजन गैस है ये हीलियम गैस हल्की होती है, जिसके कारण ये इसमें मात्रा कम घुल पाती है, ये कम शरीर में घुलेगी। इसलिए हम सिलेंडरों में क्या करते हैं, ये गैस भर देते हैं गोताखोर के सिलेंडर में। हीलियम और ऑक्सीजन, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। सीमाएं क्या होती हैं? सीमाएं आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको पढ़नी है सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं।